commissioned officer, the Indian Navy. RAW is involved in Pakistan. Commander Kulbhushan Jadhav, I am a serving officer of the Indian Navy. My purpose was to hold meetings with Baluch insurgents and carry out activities with their collaborators. अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूँ नादिया नकी। पाकिस्तान की जीत का आज एक बहुत बड़ा दिन है। आपने देखा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज फैसला सुनाया जा रहा है और अब तक काफ़ी हद तक ये फैसला पूरा सुनाया जा चुका है, जिससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, पाकिस्तान की जीत हुई है। भारतीय जो दावा था या जो अपीलें थी कुलभूषण यादव के हवाले से कि उसकी हवालगी की जाए, उसकी बरियत की जाए, उसकी सज़ा को ख़त्म किया जाए, आलमी अदालत इंसाफ ने इस सब को मुस्तरद कर दिया है। जो मिलिट्री कोर्ट की सज़ा है उसे कलअदम करार देने की भारतीय इस्तदा भी मुस्तरद हो गई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आलमी इदारा इंसाफ में कुलभूषण यादव भारतीय नेशनल करार दिया जा चुका है। आपने देखा कि आज बड़ी तफसील से ये फ़ैसला सुनाया जा रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान की तरफ से जो काउंसलर एक्सेस का मामला था, यानी कि भारत ने एक ये भी अपील की थी कि काउंसलर एक्सेस जो है वो दी जाए कुलभूषण यादव को, ये इनकी इस्तदा सिर्फ मंजूर हुई है और पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि उनको वियना कन्वेंशन के तहत काउंसलर एक्सेस दी जाए। लेकिन जो पूरा केस कुलभूषण यादव का है, यहाँ पर आप सब नाजरीन के लिए मैं याद दिलाती चलूँ, कुलभूषण यादव जो भारतीय जासूस जिसे पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारों ने 2016 में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर इसे गिरफ़्तार किया, जिसने उसके बाद अपना एतराफ़ किया, बताया कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व था, रॉ का एजेंट है, सर्विंग नेवी कमांडर है, जिसने बलूचिस्तान में, सिंध में अनरेस्ट क्रिएट की, फ़िरका वाराना फसादात करवाए, रैंसम किडनैपिंग फॉर रैंसम के तमाम एक्टिविटीज़ करवाई और दहशत गर्दी के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये मुलव्वस था, यानी मास्टरमाइंड था। आज इसी के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने इसको डेथ सेंटेंस दी तो भारत ने ICJ का दरवाज़ा खटखटाया और आज भारत की सुबकी हुई है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ्रंट पर यह बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ता आ रहा है, कहता आ रहा है कि भारत पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी की बहुत सारे वाक़यात में डिस्टेबलाइज़ करने में मुलव्वस रहा है और ये एक वाज़ेह सबूत कुलभूषण यादव की शक्ल में सामने आया था, जिसका आज ये फ़ैसला सुनाया गया। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ, इसके बड़े दूरस नताइज निकलेंगे और पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से इंटरनेशनल अरीना में क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के मेंबर निसार चीमा साहब। आपका भी बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, कितनी बड़ी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई है आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि एक बड़ी अच्छी कामयाबी हुई है, लीगल कामयाबी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि ज़ाहिर बात है दुनिया का इतना टॉप प्रेस्टिजियस फोरम है। और हैट्स ऑफ टू आवर लीगल टीम। मैं समझता हूँ कि अगर आपको याद हो कि इनिशियली 2017 में जब फर्स्ट टाइम एक पहली हियरिंग हुई थी तो उस पर तो लोगों को परेशानी थी कि हमारी लीगल टीम में जी हाँ खावर कुरैशी साहब के कौन लोग हैं, क्या हैं, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त, तो लोगों को कुछ शकूक शुबात पैदा हो गए थे कि ये कोई मामला को ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद आप देखें जिस तरह हमारी लीगल टीम ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने, जाहिर बात है हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, फिर ये सब इकट्ठे हुए और मेरा ख्याल एक बड़े भरपूर तरीके से ये केस का दफा जो है वो तैयार किया गया। द डिफेंस वाज देयर और इन लोगों ने जाके, हमारी टीम ने, मेरा ख्याल है एक बड़े एक मौसर अंदाज से
पाकिस्तान का व्यू पॉइंट जो पेश किया, देखें ओवरऑल तो ये पहले से मालूम था कि ये तो आज कॉन्सुलर एक्सेस की जो बात आ रही है, हाँ मैं मानता हूँ कि वहाँ पे इंडिया को एक लिहाज से हुआ है कि जी, लेकिन कॉन्सुलर एक्सेस जो है ये तो हम पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, वियना कन्वेंशन, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी उसकी बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने रिलीफ देना ना, तो उन्होंने रिलीफ दिया बेसिकली कॉन्सुलर एक्सेस में। लेकिन आप देखिए बड़ी बात कि जनाब जो जिस तरह आपने भी अपनी इंट्रो में फरमाया कि मिलिट्री कोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो उन्होंने उसको एनल नहीं किया, उन्होंने जनाब कोई अपना ये नहीं कहा कि इनकी क्विटल होगी या इनको रिलीज किया जाएगा, इंडिया वापस भेजा जाएगा, रिपैट्रिएशन की होगी, कोई ऐसी बात नहीं। और बात बड़ी क्लियर उन्होंने कहा, देखिए उनके ऑब्जर्वेशन सुने, उन्होंने कहा जी इंडिया फेल हो गया हमें कन्विंस करने में कि उनके ये कुलभूषण जाधव का जो पासपोर्ट है वो एक इंडियन जेन्युइन पासपोर्ट है विद अ फेक नेम, उन्होंने कहा जी वो हमें कन्विंस नहीं कर सके, बता ही नहीं सके। और ठीक है उन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान ने जो ये इनिशियली कंटेस्ट किया कि इंटरनेशनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, वो उन्होंने रिजेक्ट किया, बट दैट इज नो इशू। अभी देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने जो लेटेस्ट हमारी खबर है और ये कि अभी तक उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया जो मिलिट्री कोर्ट का जो सेंटेंस है और जो डेथ सेंटेंस दी है वो उनके पास गई हुई कंफर्मेशन के लिए, तो वो अभी उसके बारे में फाइनल फैसला उन्होंने नहीं किया। हो सकता है कि वो इस वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हों। मैं समझता हूं कि अब आर्मी चीफ को बिल्कुल जब मिलिट्री कोर्ट की वर्डिक्ट को उन्होंने अपहोल्ड किया है तो फिर अब हमारे आर्मी चीफ को भी बिल्कुल इनकी जो डेथ सेंटेंस की वर्डिक्ट है उसको अपहोल्ड करना चाहिए। फिर बीच में जरा ये भी बात आ गई कि सेंटेंस को रिव्यू करना, वो देखेंगे बाद में जो हमारे सही है। लेकिन ऑन द होल जो मुस्तकिल भारत ने इस पूरे केस को झूठ की बुनियाद पर लड़ा है आलमी इदारा इंसाफ में कि ये भारतीय नेशनल नहीं है और ये जासूस नहीं है और पाकिस्तान ने ये किया गलत किया, ये सारी चीजें आज मुस्तरद कर दी गई हैं। पाकिस्तान हैड इनफ एविडेंस जी। Pakistan was and is today on a very high legal and moral ground. Exactly. Let me rope in Nisar Cheema Saab on this. Cheema Saab, आज तो खुद ब्रिगेडियर साहब ने भी कह दिया कि जब खावर कुरैशी साहब ने फर्स्ट राउंड जब हुआ था मई 2017 के अंदर तो बड़े सवालात हुए थे। आपकी शायद उस वक्त आपकी हुकूमत भी थी, आपकी हुकूमत पर भी ये बात की गई थी कि कुलभूषण यादव का केस जो है वो सही से प्रेजेंट नहीं किया और हमें इस तरह से बड़ी सुबकी होगी। लेकिन आज इसकी भी नफी हुई है मैं कहूंगी। और साथ में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंडिया क्यों इतना सेलिब्रेट कर रहा है, एक्विटल डिनाई हुआ, रिलीज डिनाई हुई, रिपैट्रिएशन डिनाई हो गया, तो किस चीज के शादियाने वो बजा रहे हैं? देखिए नादिया, ये इंडियंस के लिए बगले बजाने के लिए ये जो एक दो पॉइंट्स उनको मिले हैं, पहली बात ये है कि वो समझते हैं कि कुलभूषण जाधव जो है वो फांसी की सजा से बच जाएगा, चूंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि इसको जो सजाए मौत है उसको रिव्यू किया जाए। पहली बात ये। दूसरा ये कि वो समझते हैं कि चूंकि काउंसलर एक्सेस हमें मिल जाएगी, ये उनके लिए दो पॉइंट्स हैं, वो जो है वो ये जश्न मनाने के लिए। लेकिन जो सबसे अहम बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि हिंदुस्तान की ये जो रिक्वेस्ट थी कि सजा को कालअदम करार दिया जाए और उसको रिहा किया जाए, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दी। बिल्कुल। और ये सब मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। लेकिन इसमें मैं सारी जो हमारी कानूनी टीम थी उसको भी मुबारकबाद देता हूँ, पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। बिल्कुल सही है, ये एक बहुत बड़ी फतह है और ये हक की फतह है। बिल्कुल सही। दूसरी बात जो है मैं जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ, जिसका जिक्र करना चाहूंगा, वो ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, मैं उनका फैसला सुन रहा था, उन्होंने वियना कन्वेंशन के जिस आर्टिकल का हवाला दिया है जी, ये उसको काउंसलर एक्सेस देने के हवाले से, वो जासूसों पे अप्लाई होता है। आम जो स्पाई हैं, आम जो जासूस हैं, उनके ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन ये मेरी समझ से बालातर है कि हम इसको क्यों नहीं ये उनको कन्विंस कर सके, या ये है कि वो क्यों कन्विंस नहीं हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज साहबान कि ये आम जासूस नहीं है, ये एक टेररिस्ट है जो सिर्फ ये यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने नहीं आया था, यहाँ पे ये डिस्टेबलाइज कर रहा था हमारे मुल्क को, और फिर खुद उसने एतराफ किया है कि बेशुमार टेररिस्ट एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहा है, बेशुमार इंसानी जानों की ज़िया का ये बायस बना है, और ये एक मुसलमा तौर पे एक दहशत गर्द है। और
दहशत गर्द और आम जासूस में बहुत बड़ा फर्क है। ओके, इसलिए ये जो वियना कन्वेंशन का वो आर्टिकल जो आम जासूसों पे अप्लाई होता है, हाँ। वो एक दहशतगर्द पे अप्लाई नहीं होता। मैं बहरहाल ये है कि ये एक पॉइंट ऐसा है जो ये है कि मैं समझता हूँ कि इसको ज्यादा कुव्वत के साथ ज्यादा स्ट्रांगली इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो एक मुसल्लमा हकीकत तो साबित हो गई कि ये कुलभूषण यादव जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर यहाँ पे था। इट्स अ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ब्रिगेडियर साहब, किस हद तक इंडिया का पोस्चर में डेंट पड़ा है? क्योंकि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान को तो वो हमेशा कहता है कि हमने स्पॉन्सर की है, हम दहशतगर्द मुल्क हैं। आज क्या पूरी दुनिया के समझ में आ रहा है कि कुलभूषण यादव, उनका अपना सर्विंग नेवी कमांडर, ने पाकिस्तान में आके बलूचिस्तान में, सिंध में किस किस्म की एक्टिविटीज की? नादिया साहिबा, लेट मी कमेंट यू, आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया है। देखिए, मैं अभी भी समझता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडियंस गए थे, वो बहाना था, कवर तो ये था ना कि जी इसकी डेथ सेंटेंस बच जाए और कॉन्स्ट्रक्शन हमें नहीं दिया गया वगैरह वगैरह, सेंटेंस एनल हो जाए। Right. लेकिन उनका मेरा ख्याल मकसद और था। उनका मकसद ये था, देखें, कुलभूषण से पहले तकरीबन 13-14 इंडियंस हैं, सिविलियन नेशनल, जो कि स्पाइंग के लिए पाकिस्तान में वो अरेस्ट हुए थे। उनको सजाएं हुई थ्रू द सिविल कोर्ट्स, किसी की 12 साल, किसी की 14 साल। Right. एक तो यहाँ पे उसकी जेल में डेथ हो गई थी, सरबजीत सिंह की। फिर बाकी लोग जो हैं वो, उनकी जब सेंटेंस खत्म हुई तो वो रिपैट्रिएट होकर इंडिया वापस चले गए। एक दो को प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने पार्डन कर दिया था। लेकिन और उन्होंने ओवरऑल एक नैरेटिव बनाया था, इंटरनेशनल नैरेटिव, कि देखें जी हम तो विक्टिम तो हम हैं। एक इनोसेंट नैरेटिव था कि वी आर दी इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड स्टेट टेररिज्म, चाहे वो मुंबई हो, चाहे उड़ी हो, पठानकोट हो, बालाकोट हो, वगैरह वगैरह। लेकिन और दुनिया को काफी हद तक वो देखे ना, अपने नैरेटिव में वो नजदीक लेके आ रहे थे जी। ये इसलिए गए कुलभूषण के लिए बिकॉज वो नैरेटिव उनसे, इनके लिए कुलभूषण एक स्टिग्मा बन गया था, एक बहुत बड़ा धब्बा बन गया था। क्योंकि बाकी लोग जो पहले थे वो तो ऑर्डिनरी स्पाइस थे, जिस तरह हमारे मोहतरम गेस्ट ने फरमाया कि कुलभूषण वाज नॉट ओनली स्पाई, ही वाज अ टेररिस्ट एंड ही वाज इन्वॉल्व्ड इन terrorist operation from Chabahar on Iranian soil into Balochistan. And he was not a civilian. He was not a civilian. And he's not a civilian. And he was serving naval officer. ये इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि बड़ी बुरी तरह वो उनका नैरेटिव जो है वो डैमेज हो गया। तो लिहाजा वो गए कि किसी तरह इस मामले को ऐसा किया जाए कि बचपचाव हो जाए, उनका नैरेटिव बच जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि नैरेटिव हैज बीन वेरी बैडली डेंटेड एट द इंटरनेशनल लेवल। देखा ना, पूरी दुनिया जो इस ट्रायल को अपना मॉनिटर कर रही थी और आज सारे लोग वहां पे मौजूद थे। एग्जैक्टली। सो अब यहाँ मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। आपने सही कहा, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग होगी। अब यहाँ से आगे जो पाकिस्तान का जो कोर इशू है इंडिया के साथ, द कश्मीर डिस्प्यूट, पुलवामा वाकया के बाद भी हमने देखा कि किस तरह से आज भी कश्मीर में किस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा भारत कर रहा है। क्या इस पूरे केस के फैसले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को और तक़वियत मिलती है कि हम अपने केस को इंटरनेशनली और अच्छी तरह से अपलीट कर सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि भारत कश्मीर में मजलूम कश्मीरियों की जानें ले रहा है, इट्स अ जेनोसाइड दैट व्हाट दे आर डूइंग ओवर देयर, तो उसको तक़वियत भी मिलती है और अब इंटरनेशनल फ्रंट पर हमारी सुनी भी जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। निसार चीमा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। आज जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो फैसला आया है कुलभूषण यादव केस के हवाले से, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत हुई है, भारत की शिकस्त हुई है और ना तो कुलभूषण यादव को रिहा किया जाएगा, ना उसकी सज़ा ख़त्म की जाएगी, ना ही कोई रिपैट्रिएशन का मामला होगा। काउंसलर एक्सेस के हवाले से कहा गया है और जो सेंटेंस है उसे रिव्यू करने का कहा गया है। पहले मैं इस पर आ जाती हूँ, बिफोर गोइंग टू आवर फॉरेन पॉलिसी, हाउ इट इज़ गोइंग टू नाउ इफेक्ट। क्या ब्रिगेडियर साहब आप ये समझते हैं कि काउंसलर एक्सेस देने से कोई सेंटेंस में कोई फ़र्क पड़ सकता है? और अगर उन्होंने रिव्यू कहा है, सेंटेंस पे रिव्यू करें, तो it is binding on us to review or not binding on us, and even after reviewing if we feel कि नहीं ये सज़ा बरकरार रहनी चाहिए है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? देखें, अभी इट मे बी लिटिल टू प्रीमेच्योर। जिस तरह पहले भी मैंने कहा
کہ ظاہری بات ہے کہ اگر آرمی چیف نے ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا ہے لیکن فیلڈ ایف جی سی ایم ملٹری کورٹ کا جو ورڈکٹ ہے اس کو انہوں نے انل نہیں کیا ہے تو اب اٹ ریمینس ٹو بی سین کہ آرمی چیف جو ہے وہ خود اس کو ڈیتھ سینٹنس کو اپہولڈ کرتے جس وقت پہلے میں نے کہا اور میں سمجھ تو کرنا چاہیے یا یہ ہے کہ اس کے بعد وہ اپیل میں جاتا ہے ان دی ہائی کورٹ اور یا اپیل جو پروسیس آف اپیل ہے اس میں پھر وہ کاؤنسل ایکسیس کو ملتا ہے. اور یاد رکھیں کاؤنسل ایکسیس میں ایک مسئلہ ہے جو بار بار کہا جا رہا ہے جی کاؤنسل ایکسیس جب دیا جاتا ہے تو اس وقت اٹ از کوائٹ پاسبل کہ جب انڈین ہائی کمیشن کے لوگ اس کو ریگولرلی ملیں گے تو وہ ظاہری بات ہے وہ اس کو بھی انفلوئنس کریں گے اس کو بھی برین واش کریں گے کہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دیے ہیں پاکستان آرمی کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کے مطلب جب یہ ٹرائل آپ کا چل رہا تھا اور جو پبلک ہوئی ہیں اور وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی پیش کیے ہیں ایویڈنس کہ اس نے خود کہا ہے کہ جناب میں سرونگ انڈین نیوی کا سرونگ آفیسر ہوں کمانڈر آف دا انڈین نیوی آئی ایم آن ڈیپوٹیشن آئی ایم اٹیچڈ ود را اور میں را کا یہ ایکٹیویٹیز کر رہا تھا اور ایران سے میں آپریٹ کرتا تھا پاکستان میں بلوچستان میں مجھے اریسٹ کیا گیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ جب کاؤنسل ایکسیس ہو تو ہی میں بیک ٹریک نہیں جی نہیں وہ تو دیکھیں میرے میں پریشر پہ اسٹیٹمنٹ لے لی تھی ایکچوئل تو یہ ہے ایکچوئل تو وہ ہے تو دیٹ از اونلی ٹو کنفیوز دا کیس لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان ورسٹ کیس سینیریو چاہے جو بھی ریویو آف سینٹنس جب کبھی بھی ہو جس طریقے سے ہو انہوں نے کہا ہے میتھڈ آف یور چوزنگ تو اٹ ڈیپینڈ آن ناؤ دی گورنمنٹ آف پاکستان تو وہ ایونچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیتھ سینٹنس شاید نہ ہو امپلیمنٹ نہ ہو یا فائنل تک نہ جائے کیونکہ پریزیڈنشیل پارڈن بھی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چینج ہو جائے انٹو لائف امپریزنمنٹ. اوکے آپ یو نو یو ہیو سروڈ دی آرمی آئی وانٹ ٹو آسک یو جب آپ کو پتا ہو آپ کے پاس کنفیشن ہو آپ کے پاس سارے ایویڈنس موجود ہیں کہ یہ را کا ایجنٹ ہے ہی از اے سرونگ آفیسر جس نے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی ہیں بلوچستان میں سندھ میں پاکستانیوں کا خون اس کے ہاتھ پر ہے تو آپ چاہیں گے پارڈن کرنا؟ نہیں دیکھیں یہ وہ جب پارڈن کی بات آتی ہے وہ پھر معاملات پولیٹیکل ہو جاتے ہیں ایٹ دی ہائیسٹ ٹاپ ایشلون آف دا اسٹیٹ لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اور سینٹنس چینج کرنا کہ ان کی ڈیتھ سینٹنس جو ہے وہ کنفرم ہونی چاہیے ایز اے ڈیو پروسیس آف لا جو ابھی چل رہا ہے اس کے بعد ہمارے جو ٹاپ لیگل ایکسپرٹس ہیں ظاہری بات ہے وہ بھی اس معاملات کو دیکھیں گے آئی سی جے کو کہ ورڈکٹ کو فیصلے کو ہمیں کس حد تک رسپیکٹ کرنا چاہیے اور کیونکہ ہماری ظاہری بات ہے وی ہیو ٹو ہیو اے گڈ امیج ایٹ دی انٹرنیشنل لیول کہ ہم اٹس اے مورل obligation it is not like legally binding I think it's a moral obligation more so یہ دیکھیں ابھی ایک دو دن میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ٹاپ کنٹری ایکسپرٹس ہیں وہ سامنے آئیں گے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح ابھی محترم گیسٹ نے بھی فرمایا ہم نے when it came to humanitarian access ہم نے دی میں بات ہو رہی تھی ہم نے اس کی وائف کو اس کی مدر کو ان کو اسلام آباد میں آ کے ان سے ملنے دیا اور تب بھی بھارت نے یہ کہا تھا کہ it was a coerced meeting بہت ہی ڈرانے طریقے سے ملایا گیا anyhow I mean now this is all besides the point what has been established what has been proved in the International Court of Justice remains that چیمہ صاحب یہ بتائیے گا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے فیصلے کے بعد بھارت کے پوسچر میں کسی قسم سے کوئی فرق آئے گا کیا وہ پاکستان مخالف جو کچھ بھی یہاں پر کرتا ہے پاکستان میں اس کی ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے اسپیشلی سی پیک وہ اپنی ان ایکٹیویٹیز کو یا ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کچھ عرصے کے لیے لمٹ کرے گا کیونکہ چہرہ تو انٹرنیشنلی سامنے آ گیا نا یہ بہت ہی اہم پہلو ہے جس کی طرف نادیہ آپ نے توجہ دلائی ہے حقیقت یہ ہے اگرچہ ہندوستان سے تو ہمیں کسی خیر کی توقع نہیں ہے بات یہ ہے کہ یعنی اب یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اس پورے خطے کا اگر کوئی ریاست جو ہے وہ دہشت گرد ہے کوئی ریاست اگر ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے تو وہ انڈیا ہے پورے اس خطے میں جو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے وہ انڈیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایسی اسٹیٹ ہے جس کے اندر ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں تو کوئی اقلیت جو ہے وہ ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے یہ جو تنگ نظر جنونی دہشت گرد جو ہے یہ ان کے جو ہیں ٹیررسٹ ان کے ہاتھوں کوئی اقلیت محفوظ نہیں ہے نہ مسلمان محفوظ ہیں نہ سکھ محفوظ ہیں نہ عیسائی محفوظ ہیں
کسی اقلیت کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ ان کی عبادت گاہ محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے. اور ان کے باہر دیکھیں آپ، کوئی ہمسایہ ان کی دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہے. پاکستان اور چائنا کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ ان کے جس طرح کے تعلقات ہیں آپ کو پتہ ہے. آپ دیکھیں سری لنکا دیکھیں، نیپال دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں. بنگلہ دیش کو تو انہوں نے اپنی حرکتوں کے بعد سے ایک اپنا جیسے ہوتا ہے کہ ایک بنایا ہوا ہے اپنا ایک ایجنٹ اسٹیٹ کا ہی وہ رول پلے کر رہا ہے. انفارچونیٹلی حسینہ واجد کی سربراہی میں وہ بنگلہ دیش جو ہے. لیکن یہ ہے کہ باقی بھی آپ دیکھیں ان کے ہمسایوں میں سے بھی کوئی اس کی دہشت گردی سے، کوئی اس کی یہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے، کوئی وہ اس طرح کی جو توسیع پسندانہ عزائم سے محفوظ نہیں ہے. اب جس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ دیکھیں اس بات کو یہ بین الاقوامی برادری کیوں اس کو نظر انداز کرتی ہے. اور کشمیر میں تو دیکھیں جس طرح آپ نے ذکر کیا ابھی، کشمیر میں تو اس نے ریاستی دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے. موجودہ یہ حالیہ تاریخ میں اس طرح کے مظالم جو ہیں، اس طرح کے جو جنہوں نے اس طرح کی جو وحشت و درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی مثال حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی. تقریباً 1 لاکھ تقریباً 1 لاکھ کشمیری جو ہے وہ جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں جنگ آزادی لڑتے ہوئے. اور دیکھیں اور جس طرح یہ ہے کہ انہوں نے ایک جیسے یعنی 7 لاکھ سے زیادہ فوجی انہوں نے وہاں ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں. اور ایک بالکل اس طرح کی حالت ہو گئی ہے کہ وہاں یہ ہے کہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بالکل اس بارے میں خاموش ہے. ان کا قصور کیا ہے کشمیریوں کا؟ ایگزیکٹلی یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بے انتہا اہم ہے کہ ریاستی دہشت گردی بھارت کی جاری ہے کشمیر میں. اور آج کے اس فیصلے کے بعد ہم کس طرح سے اس کو آگے لے کر جائیں گے اپنی فارن پالیسی کو، اور کہاں دنیا میں باور کرائیں گے؟ کہ دیکھ لیجئے ایک کیس میں تو ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ریاستی دہشت گردی ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کہاں ہوئی اور کس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے. میں ایک بریک لیتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب اس پر ضرور کامنٹ کیجئے گا جو نثار چیمہ صاحب نے پوائنٹ ریز کیا. آئی تھنک اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. پروگرام کے اس آخری حصے میں عالمی عدالت انصاف میں بھارت کو جو شکست ہوئی ہے اس کے بعد بھارت کے پوسچر میں کس حد تک تبدیلی آنی چاہیے انٹرنیشنلی، اور کشمیر کے مسئلے پر بھی ہمیں کس طرح سے اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو اجاگر کرنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب میں چاہوں گی آپ بتائیے ہاؤ شوڈ وی ناؤ کیش آن دس. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ونڈ از بگننگ ٹو بلو ان دی ادر ڈائریکشن. اور وہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جو انڈین اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم، دہشت گردی وغیرہ ایٹراسٹیز، وہ سب چیزیں اب انٹرنیشنل لیول پہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. ابھی چند دن پہلے انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی. پچھلے سال یونائٹڈ نیشنز کی اپنی جو ہیومن رائٹس کے کاؤنسل ہے اس کی رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے ان ایٹراسٹیز کو، ان مظالم کو جو ہے ان کو کنڈیم کیا ہے. تو یہ چیز تو اب انٹرنیشنل لیول پہ آنی شروع ہو گئی ہے. ابھی پاکستان کے حوالے سے دیکھیں کیا ہوا. انہوں نے شرارت کی وہاں پہ ورلڈ کپ کے میچ میں، وہ 1-2 بینر چلا دیے وہاں پہ پرائیویٹ ایئر کرافٹ فلائنگ کلب کے جہاز کا کرکٹ گراؤنڈ کے اوپر اباؤٹ بلوچستان. لیکن آپ دیکھیں پچھلے 5 دنوں سے اس کرکٹ میچ کے بعد جب پاکستان نے اور ہمارے جتنے حمایتی وہاں پہ ہیں اپنا لنڈن میں، انہوں نے چلا دیے جناب بینر جینوسائیڈ ان کشمیر. انہوں نے بینر اڑا دیے پورے کرکٹ گراؤنڈ پہ. کتنے دیر چلتا رہا وہ جہاز اڑتا رہا. ایک دوسرا بینر سٹاپ موب لنچنگ ان کشمیر. اور اس کے بعد ابھی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کس طرح لنڈن کی سڑکوں پہ یہ جو کشمیر کا جینوسائیڈ اور جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ جناب بڑے عام جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے. سو دے آر انڈر لاٹ آف پریشر. دے نو کہ اب ان کا جو نیریٹو ہے وہ کام نہیں کر رہا. لیکن ایک امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں آئی سی اے لٹل چینج. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تھوڑی بہت مجھے کہیں برف پگھلتی نظر آ رہی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اور وہ کیسے؟ ابھی کل ہی ہم نے ایئر سپیس جو ہے اپنی کھول دی. جو ہم نے 27 فروری کے جو ہمارا کلیش ہوا تھا اسپیشلی جو پی ایف اور انڈین ان کا جہاز گرا دیے تھے 27 فروری جو پلوامہ والا 27 سال بڑا یادگار دن.
अब वो हमने उनका जो बैन किया था एयर अपनी ओवर फ्लाइट्स का ओवर पाकिस्तान इन पाकिस्तानी एयर स्पेस वो हमने कल रिमूव कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, इंडिया पाकिस्तान का जो ट्रैक 2 डायलॉग है, बिहाइंड द सीन डायलॉग जिसको कहते हैं अनऑफिशियली, वो भी शुरू हो गया इस्लामाबाद में। और तीसरा ये कि बहुत बड़ा मेगा ओपनिंग आ रही है जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे इंप्लीकेशन है। वॉटर टॉक ऑफ इंडिया करतारपुर आ रहा है अक्टूबर नवंबर में। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी उस इवेंट में आ जाते हैं एंड ही रिस्पॉन्ड्स इन द सेम स्पिरिट जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अप्रोच है टुवर्ड इंडिया कि जी वी वांट टू हैव पीस फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी इन दिस एरिया, फॉर द सेक ऑफ दी जो लोगों की पॉवर्टी है दोनों ममालिक में, ये नो, तो अगर वो चीज हो जाती है तो मैं बहुत दूर में एक चीज देख रहा हूं और वो ये हो सकता था आफ्टर सम टाइम, डिपेंडिंग कि इंडिया पाकिस्तान के डायलॉग प्रोसेस शुरू कर देता है, कश्मीर पे बात करता है, बाकी आउटस्टैंडिंग इश्यूज पे बात करता है, तो अगर हम इंडियन पायलट जो है, देखें ना, इंडियन पायलट को हमने 24 घंटे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा इनको वापस भेजें जिसके जहाज गिराया गया था पाकिस्तान में। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब बहुत बर्फ पिघल जाएगी और एक क्विड प्रो को डेवलप हो जाएगा कि आप जनाब अगर वो कहें कि जी आप हमारे कुलभूषण को चलें, इतने साल आपने जेल में रखा, उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हो गई, अब आप उसको वापस आने दें, तो अगर पहले 13 इंडियन कैदी या जो स्पाइस थे वो पाकिस्तान से वापस चले गए पिछले 15-20 सालों में, तो हो सकता है that will have a political implication, that will have a political implication because चीमा साहब की पार्टी को, चीमा साहब की पार्टी को हमेशा इसी के लिए क्रिटिसाइज किया गया। चीमा साहब would you want to go with that? नादी एक जुमला मेरा, that will be a decision taken by the top political leadership of this country. Okay, all right, down the line. जी चीमा साहब। मैं नादिया देखे, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जितने फराखराना इकदाम हैं वो आज तक पूरी 70 साल तारीख में सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। इसका जवाब हमें जब भी मिला है तंग नजरी की शक्ल में मिला है, एक वहशत दरिंदगी की शक्ल में मिला है और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों की शक्ल में मिला है। देखें बात ये है, अब भी हालत ये है कि हमारी तरफ से फराखराना इकदाम, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, एयर स्पेस हमने खोल दी, हमने और कई कंसेशन हमने देखे। ये वो सूरत ये है कि हम हैं मुश्ताक और वो बेदार, या इलाही ये माजरा क्या है। और दूसरी बात ये है कि देखिए मैं तो यानी एक कदम आगे बढ़ के मैं ये कहूँगा कि हमें तो बड़ी बतौर पाकिस्तानी, मुझे तो मेरी समझ से बाहर है कि हमने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट में हिंदुस्तान को क्यों सपोर्ट किया है। क्या उसके बदले में हमने कश्मीरियों के लिए कंसेशन को लिया है? ये क्या सूरत है? ब्रिगेडियर साहब जिसमें फरमा रहे हैं हमें उनसे किस तरह वफा की, यानी वो मैं यही कहूँगा जिनको हिंदुस्तान से वफा की तवक्को है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। उन्होंने हमेशा तंग नजरी का मुजाहरा, जिन्होंने पाकिस्तान के वजूद को आज तक तस्लीम नहीं किया, जब उनको मौका मिलता है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में जरा भी वो दरेक नहीं करते, कोई कसर नहीं छोड़ते। चीमा साहब आपकी पार्टी की लीडरशिप ट्रेड करना चाहती थी, आपकी पार्टी की लीडरशिप तो ट्रेड करना चाहती थी। इकदाम करते हैं तो कुछ तो कंसेशन हासिल करे, कम से कम कश्मीर के लिए तो कुछ उनसे मनवाए। ये है कि उस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जो कमिट कर चुके हैं कि उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वो देंगे, कम से कम उसकी तरफ उनको लाए, मुज़ाकरात की मेज पे लाए कश्मीर के मसले को हल करने के लिए। ओके, इसके बाद जितने चाहे आप फराखराना इकदाम करें। जी ब्रिगेडियर साहब, लास्ट सेंटेंस फ्रॉम यू बिकॉज़ आई हैव टू क्लोज द शो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने भी एग्जैक्टली यही बात की है, ये नहीं कि हमको कल सुबह हमें छोड़ देना चाहिए गुडविल जेस्चर, नो। जब ये तमाम चीजें हो जाएं, जब एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आए और इंडियन जो है यहां तक बात आ जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी, जो टेररिज्म को सपोर्ट वो कर रहे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं पीटीएम की शक्ल में, अफगानिस्तान एनडीएस के साथ मिलके अभी भी बलूचिस्तान में वो गड़बड़ कर रहे हैं, जब वो इन तमाम चीजों से वाकई हकीकतन बाज आ जाएंगे और पाकिस्तान से पीस प्रोसेस कामयाब हो जाएगा, डायलॉग प्रोसेस कामयाब हो जाएगा, कश्मीर पे हमें बहुत को अच्छे फैसले हो जाएंगे, पानी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो याद रखें कि मैक्सिमम इसको क्या होगा सेंटेंस, वो ये अपना लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, लेकिन ये इट ऑल डिपेंड्स कि अगर ये स्टेटमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। आखिरी एक फिक्रा जी नादिया सिर्फ आखिरी एक फिक्रा, इंडिया से ये कह देना चाहिए हमें मुज़ाकरात में कि वफा तुमसे है, बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। अच्छा, इजाजत लेती हूँ मैं आप दोनों मेहमानों से। बहरहाल ये बात की बात है कि रिव्यू होता है, रिव्यू में क्या तय होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी जीत हुई है वो पाकिस्तान की आज आलमी अदालत में हुई है। कुलभूषण जाधव, जिसके हवाले से आप सब जानते हैं 2016 में इसको गिरफ्तार किया गया और 2016 से लेके अब तक आज आलमी फ्रंट पर हम ये
بتانے میں منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ بھارتی نیشنل ہے, وہ مرتکب ہوا ہے یہاں پر دہشت گردی میں, نہ ہم حوالگی کریں گے اس کی, نہ سزا ختم کی جائے گی اور نہ ہی اس کو ریلیز کیا جائے گا. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. دیکھنا ہے کہ جب ہماری پوری لیگل ایکسپرٹ ٹیم جو ہے وہ پورے اس کا ریویو کرتی ہے اس پورے ورڈکٹ کا, تو اس میں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر بحث کی جائے گی. آنے والے دنوں میں اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.